नमस्कार दोस्तों, साहित्य की दुनिया में मैं संगीता आपका स्वागत करती हूँ। तो आज सुनिए जयशंकर प्रसाद जी की लिखी कहानी चूड़ी वाली। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। अभी तो पहना गई हो बहू जी, बड़ी अच्छी चूड़ियाँ हैं। सीधे बम्बई से पार्सल मंगाया है, सरकार का हुक्म है, इसलिए नई चूड़ियाँ आते ही चली आती हूँ। तो जाओ सरकार को ही पहनाओ, मैं नहीं पहनती। बहू जी जरा देख तो लीजिए, कहती मुस्कुराती हुई धीर चूड़ी वाली अपना बक्स खोलने लगी। वह 25 वर्ष की एक गोरी छरहरी स्त्री थी। उसकी कलाई सचमुच चूड़ी पहनने के लिए ढली थी। पान से लाल पतले पतले होठ 2-3 परत में अपना रहस्य छिपाए हुए थे। उन्हें देखने का मन करता। देखने पर उन सलोने अधरों से कुछ बोलने का जी चाहता है। बोलने पर हंसाने की इच्छा होती और उस हंसी में शैशव का अल्लड़पन, यौवन की तरावट और प्रौढ़ की सी गंभीरता बिजली के समान लड़ जाती। बहू जी को उसकी हंसी बहुत बुरी लगती, पर जब पंजों में अच्छी चूड़ी चढ़ाकर संकट में फंसाकर वह हंसते हुए कहती, एक पान मिले बिना ये चूड़ी नहीं चढ़ती, तब बहू जी को क्रोध। कुछ ही दिनों में यह चूड़ी वाली आने लगी है। कभी कभी बिना बुलाए ही चली आती और ऐसे ढंग फैलाती कि बिना सरकार के आए निपटारा न होता। यह बहू जी को असह्य हो जाता। आज उसको चूड़ी फंसाते देख बहू जी झल्लाकर बोली, आजकल दुकान पर ग्राहक कम आते हैं क्या? बहू जी आजकल खरीदने की धुन में हूं मैं, बेचती हूँ कम। इतना कहकर कई दर्जन चूड़ियाँ बाहर सजा दी। स्लीपरों के शब्द सुनाई पड़े। बहू जी ने कपड़े संभाले, पर वह ढीठ चूड़ी वाली बालिकाओं के समान सी टेढ़ा करके, यह जर्मनी की है, यह फारसी सी है, यह जापानी है, कहती जाती थी। सरकार पीछे पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे। क्या रोज नई चूड़ियां पहनाने के लिए इन्हें हुक्म मिला है? बहू जी ने गर्व से पूछा। सरकार ने कहा, पहनो तो बुरा क्या है? बुरा तो कुछ नहीं, चूड़ी चढ़ाते हुए कलाई दुखती होगी। चूड़ी वाली ने सिर नीचा किए, कनखियों से देखते हुए कहा। एक लहर सी लाली आंखों की ओर से कपोलों को तर करती हुई दौड़ जाती थी। सरकार ने देखा, एक लालसा भरी युवती व्यंग कर रही है। हृदय में हलचल मच गई। घबराकर बोले, ऐसा है तो न पहने, भगवान करे रोज पहने। चूड़ी वाली आशीर्वाद देने के गंभीर स्वर में प्रौढ़ा के समान बोली, अच्छा तुम अभी जाओ। सरकार और चूड़ी वाली दोनों की ओर देखते हुए बहू जी ने झुंझलाकर कहा, तो क्या मैं लौट जाऊं? आप तो कहती थी न कि सरकार को ही पहनाओ, तो जरा उनसे पहनने के लिए कह दीजिए। निकल मेरे यहाँ से, कहते हुए बहू जी की आंखें तिलमिला उठी। सरकार धीरे से निकल गए। अपराधी के समान सर नीचा किए चूड़ी वाली अपनी चूड़ियां बटोर उठी। चूड़ी वाली का नाम था विलासिनी। वह नगर की एक प्रसिद्ध नर्तकी की कन्या थी। उसके रूप और संगीत कला की ख्याति थी। वैभव भी कम न था। विलास और प्रमोद का पर्याप्त संभार मिलने पर भी उसे संतोष न था। हृदय में कोई अभाव खटकता था। वास्तव में उसकी मनोवृत्ति उसके व्यवसाय के प्रतिकूल थी। कुलवधू बनने की अभिलाषा
हृदय में और दाम्पत्य सुख का स्वर्गीय संपन्न उसकी आंखों में समाया था। स्वच्छंद परिणय का व्यापार अरुचिकर हो गया, परंतु समाज उसे हिंस पशु के समान संसक्त था। उसे आश्रय मिलना असंभव जानकर विलासिनी ने छल के द्वारा वही सुख लेना चाहा। यह उसकी सरल आवश्यकता थी, क्योंकि अपने व्यवसाय में उसका प्रेम क्रय करने के लिए बहुत से लोग आते थे, पर विलासिनी अपने हृदय खोलकर किसी से प्रेम न करती थी। उन्हीं दिनों सरकार के रूप, यौवन और चरित्र ने उसे प्रलोभन दिया। नगर के समीप बाबू विजय कृष्ण की अपनी जमींदारी में बड़ी सुंदर अट्टालिका थी। वहीं रहते थे उनके अनुचर और प्रजा उन्हें सरकार कहकर पुकारती थी। विलासिनी की आंखें विजय कृष्ण पर पड़ गई। अपना चिर संचित मनोरथ पूर्ण करने के लिए वह कुछ दिनों के लिए चूड़ी वाली बन गई थी। सरकार चूड़ी वाली को जानते हुए भी अनजान बने रहे। एक खिलवाड़ समझकर उसके आने जाने में बाधा न देते। विलासिनी ने कलापूर्ण सौंदर्य ने जो कुछ प्रभाव उसके मन पर डाला था, उसके लिए उनके सुरुचिपूर्ण मन ने अच्छा बहाना खोज लिया था। वे सोचते, बहू जी का कुल वधू जनोचित सौंदर्य और वैभव की मर्यादा देखकर चूड़ी वाली स्वयं पराजय स्वीकार कर लेगी, पर वह अपना निष्फल प्रयत्न छोड़ दे। चूड़ी वाली अपने कौतूहलपूर्ण कौशल में सफल न हो सकी थी, परंतु बहू जी के आज दुर्व्यवहार ने प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दी और चोट खाकर उसने सरकार को घायल कर दिया। अब सरकार प्रकाश्य रूप से उसके यहाँ जाने लगे। विलास रजनी का प्रभात भी चूड़ी के उपवन में कटता। कुल मर्यादा, लोक लाज और जिम्मेदारी सब एक और चूड़ी वाली अकेली। दालान में कुर्सियों पर सरकार और चूड़ी वाली बैठकर रात्रि जागरण का खेद मिटा रहे थे। पास ही अनार का वृक्ष था, उसमें फूल खिले थे। एक बहुत छोटी सी काली चिड़िया उन फूलों में चोंच डालकर मरकंद पान करती और कुछ केसर खाती, फिर हृदय विमोहक कालनद करती हुई उड़ जाती। सरकार बड़ी देर से कौतुक देख रहे थे। बोले, इसे पकड़कर पालतू बनाया जाए तो कैसा? उफ, यह फूल सूंधी है, पिंजरे में जी नहीं सकती। उसे फूलों का परदेस ही जिला सकता है, सोने का पिंजरा नहीं। उसे खाने के लिए फूलों की केसर का चारा और पीने के लिए मरकंद मंदिरा कौन जुटाएगा? पर इसकी सुंदर बोली संगीत कला की चरम सीमा है। वीणा में कोई कोई मीड़ ऐसी निकलती होगी, इसे अवश्य पकड़ना चाहिए। जिसमें बांधा नहीं, बंधन नहीं, जिसका सौंदर्य स्वच्छंद है, उस असाधारण प्राकृतिक कला का मूल्य क्या बंधन है? कुरुचि के द्वारा वह कलंकित भले ही हो जाए, परंतु वह पुरस्कार के योग्य नहीं हो सकती। उसे आप पिंजरे में बंद करके पुरस्कार देंगे या दंड? कहते हुए उसने विजय की ओर एक व्यंग भरी मुस्कान छोड़ी। चूड़ी वाली अपने अभ्यास के अनुसार समझती कि यदि भौजी की अपार पुण्य संपत्ति में से कुछ अंश मैं भी लेती हूँ तो हानि क्या? परंतु बहू जी को अपने पढ़ने के एकाधिपत्य पर पूर्ण विश्वास था। वे निष्क्रिय प्रतिरोध करने लगी। राज्यसभा के भयानक आक्रमण से वह घुलने लगी और सरकार वन विहंगिनी विलासिनी को स्वायत्त करने में दक्षित हुए। रोगी की सुरक्षा और सेवा में कोई कमी न थी, परंतु एक बड़े मुकदमे में सरकार का उधर स्वरस्वांत हुआ, इधर भौजी चल बसी। चूड़ी वाली ने समझा उसकी पूर्ण विजय हुई, पर बात कुछ दूसरी थी। विजय कृष्ण का वह एक विनोद था। जब सब कुछ चला गया तब विनोद लेकर क्या होगा?
चूड़ी वाली से छुट्टी मांगी। उसने कहा, कमी किसी बात की है, मैं तुम्हारी हूँ और सब विभव भी तुम्हारा है। विजय कृष्ण ने कहा, मैं वेश्या की दी हुई जीविका से पेट पालने में असमर्थ हूँ। चूड़ी वाली बिलखने लगी, विनय किया, रोई, गिड़गिड़ाई, पर विजय कृष्ण चले ही गए। वह सोचने लगी कि अपना व्यवसाय और विजय की गृहस्थी बिगाड़कर जो कुछ खरीदा था उसका कोई मूल्य नहीं। मैं कुलवधू होने के उपयुक्त नहीं। क्या समाज के पास इसका कोई प्रतिकार नहीं? इतनी तपस्या और इतना स्वार्थ त्याग व्यर्थ है। परंतु विलासिनी यह न जानती थी कि स्त्री और पुरुष संबंधी समस्त अंतिम निर्णय करने में समाज कितना ही उदार क्यों न हो, दोनों पक्षों को सर्वथा संतुष्ट नहीं कर सका और न कर सकने की आशा है। यह रहस्य सृष्टि को उलझा रखने की कुंजी है। विलासिनी ने बहुत सोच समझकर अपनी जीवनचर्या बदल डाली। सरकार से मिली हुई जो कुछ संपत्ति थी उसे बेचकर पास के एक गांव में खेती करने के लिए भूमि लेकर आदर्श हिंदू गृहस्थ की सी तपस्या करने में अपना बिखरा हुआ मन उसने लगा दिया। उसके कच्चे मकान के पास एक विशाल वट वृक्ष और निर्मल जल का सरोवर था। वहीं बैठकर चूड़ी वाली ने पातिकों की सेवा करने का संकल्प लिया। थोड़े ही दिनों में अच्छी खेती होने लगी। वट वृक्ष के नीचे एक अनाथ बालक नंदू को चना और गुड़ की दुकान चूड़ी वाली ने करा दी। जिन पाथिकों के पास पैसे न होते उनका मूल्य वे स्वयं देकर नंदू की दुकान से घाटा न होने देती और पाथिक भी विश्राम किए बिना उस तालाब से न जाता। कुछ ही दिनों में चूड़ी वाली का तालाब विख्यात हो गया। संध्या हो चली थी। पखवेरियों का बसेरे की ओर लौटने का कोलाहल मचा और वट वृक्ष से चहल पहल हो गई। चूड़ी वाली चन्नी के पास खड़ी बेलों को देख रही थी। दलान में दीपक जल रहा था। अंधकार उसके घर और मन में बरजोरी घुस रहा था। कोलाहल शून्य जीवन में चूड़ी वाली को शांति मिली, ऐसा विश्वास नहीं होता था। पास ही उसकी पिंडलियों से सिर रगड़ता हुआ कलवा दुम हिला रहा था। सुखिया उसके घर में से कुछ खाने के लिए लेकर आई थी, पर कलवा उधर न देखकर अपनी स्वामिनी से स्नेह जता रहा था। चूड़ी वाली ने हंसते हुए कहा, चल तेरा दुलार हो चुका, जा खा ले। चूड़ी वाली ने मन में सोचा, कंगाल मनुष्य स्नेह के लिए क्यों भीख मांगता है? वह स्वयं नहीं करता, नहीं तो तृण विरुद्ध तथा पशु पक्षी भी स्नेह करने के लिए प्रस्तुत है। इतने में नंदू ने आकर कहा, माँ, एक बटोई बहुत थका हुआ अभी आया है। भूख के मारे वह जैसे शिथिल हो गया है। अंधेरा हो गया था। पाथिक जड़ का सहारा लेकर लेटा था। चूड़ी वाली ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप कुछ भोजन कीजिए। तुम कौन हो? पहले की एक वेश्या। छी, मुझे पड़े रहने दो। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे बोलो भी, क्योंकि तुम्हारा व्यवसाय कितने ही सुखी घरों को उजाड़कर शमशान बना देता है। महाराज, हम लोग तो कला के व्यवसाय हैं। यह अपराध कला का मूल्य लगाने वालों की कुरुचि और कुत्सित इच्छा है। संसार में बहुत से निर्लज स्वार्थपूर्ण व्यवसाय चलते हैं, फिर इसी पर इतना क्रोध क्यों? परंतु वेश्या का व्यवसाय करने में भी मैंने एक व्यक्ति से प्रेम किया था। मैं और धर्म नहीं जानती, पर अपनी सरकार से जो कुछ मुझे मिला उसे मैं लोक सेवा में लगाती हूँ। मेरे तालाब पर कोई भूखा नहीं रह पाता। मेरी जीविका चाहे जो रही हो, मेरे अतिथि धर्म में बांधा न दीजिए। पाथिक एक बार उठकर बैठ गया और आंख गड़ाकर अंधेरे में देखने लगा। सहसा बोल उठा, चूड़ी वाली, कौन? सरकार? हाँ, तुमने सो खर लिया। मेरे अपराधजनक तमाम त्याग में पुण्य का भी भाग था। मैं नहीं जानता।
सरकार, मैंने गृहस्थ कुलवधू होने के लिए कठोर तपस्या की है। इन 4 वर्षों में मुझे विश्वास हो गया है कि कुलवधू होने में जो महत्व है वह सेवा का है, न कि विलास का। सेवा ही नहीं चूड़ी वाली, उसमें विलास का अनंत यौवन है, क्योंकि केवल स्त्री पुरुष के शारीरिक बंधन में वह प्रवस्थित नहीं है। बाह्य साधनों के विकृत हो जाने तक ही उसकी सीमा नहीं। गृहस्थ जीवन के लिए प्रचुर उपकरण प्रस्तुत करता है, इसलिए यह प्रिय भी है, श्रेय भी है। मुझे विश्वास है कि तुम अब सफल हो जाओगी। मेरी सफलता आपकी कृपा पर है। कहते कहते चूड़ी वाली ने सरकार के पैर पकड़ लिए। सरकार ने उसके हाथ पकड़ लिए। इसके साथ ही कहानी समाप्त होती है। एक निवेदन है, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर अपने अमूल्य सुझाव हमें दें। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।